हेलो बाबू। हम लोग आज निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट बूस्टर लेकर के आए हैं। यहाँ हम निर्देशांक ज्यामिति को पहले तो कॉन्सेप्चुअल चीज बताएंगे और उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चंस हम लोग उसके हल करेंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम लोग जो सेट तैयार करके आपके लिए लाए हैं उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स 2 अंक स्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, हम उसको इस प्रकार से सेट करके लाए हैं कि आप दोनों ही चीजों को एक ही बार में देख सकें, ऑब्जेक्टिव्स भी और सब्जेक्टिव्स भी। लेकिन उससे पहले मेरी ये कोशिश है कि हम निर्देशांक ज्यामिति में आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड बात कर लें। ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, ज्यादा गहराई तो 10th में है। अभी फिलहाल आपको इतना जान लेना है कि आखिर ये कार्टेशियन यानी ये समतल कार्तीय चिन्ह वगैरह क्या होता है। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लॉस करना है और हम लोग अपना शुरू करते हैं टॉपिक। तो बाबू, हम लोग आज जिस कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज के लिए मिल रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। क्या नाम है भाई? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। जियोमेट्री। अब सवाल यह है कि सर इसमें ऐसा कौन सा खास बात है? निर्देशांक ज्यामिति है, लेकिन बाबू कई कॉन्सेप्ट बेस्ड बात है। कई कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें हैं। क्या क्या बातें हैं? कम समय में जल्दी जल्दी हम लोग करते चलें और उसको देखने के बाद उस पर प्रैक्टिस भी कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिस में हम क्या बताया, ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे, सब्जेक्टिव भी मिलेंगे, इसलिए वीडियो आप पूरा देखिए। जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो सच में लॉजिकल बातें, टीचर की बातें आप समझ पाएंगे। आपको सिर्फ आना है, हाजिरी लगा के भागने से मतलब नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बेस्ड में क्या है? कोई भी समतल सतह हो, देखिए बाबू ध्यान रखिएगा क्या क्या बातें होंगी। कोई भी समतल सतह हो, उस समतल सतह को अक्ष के रूप में आप 2 भाग में बांट सकते हो। कोई भी समतल सतह हो, आप उसे 2 भागों में बांट सकते हो, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तुम बोलोगे यस सर बांट सकते हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हो यहां पर, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहां इस बिंदु पर, जहां पर एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष दोनों कट रहे होते हैं, इसे मूल बिंदु, इसे मूल बिंदु मीन्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहा जाता है, उत्पत्ति का बिंदु कहा जाता है। जैसा कि इसका नाम है बाबू कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इसका मतलब ये जो तस्वीर, ये जो पिक्चर मैंने बना रखा है, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा जो अब हम आपको दिखला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, ठीक है। क्योंकि आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन की बात करते हो, तो इस पॉइंट से ये बिंदु निकला है, इस पॉइंट से यहां, इस पॉइंट से यहां, और ठीक उसी तरीके से इस पॉइंट से आगे की ओर यहां। अब समझ में आपको आ रहा होगा कि इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये वो बिंदु है जहां से अक्षों का उत्पत्ति है। इस पॉइंट से दाईं दिशा में धनावेश, और उसी तरीके से इस पॉइंट से ऊपर की दिशा में भी धनावेश ही है। ये आपको ध्यान रखना है। इस बिंदु से बाईं दिशा में ऋणावेश, और उसी तरीके से इस बिंदु से नीचे की दिशा में भी ऋणावेश ही है। सही है सर, इतना सा बात तो आपको समझ में आ गया, या फिर आता ही होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट साफ हुआ कि इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्यों कहते हैं। बात नंबर 1 बाबू, ये मैंने पहली जानकारी आपको दी कि मूल बिंदु का मतलब ये नहीं कि जहां पर दोनों अक्षों का कटान बिंदु हो, बल्कि कटान बिंदु से अक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन बोला जाता है। और दोनों बातों में फर्क है, दोनों ही बातों में फर्क है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन किताबों में और हम लोगों को क्या समझाया गया, जहां पर दोनों अक्ष मिलते हैं, क्योंकि हम गणितीय आंकड़ा देख रहे हैं। लेकिन अगर हम गणित को उस नजरिए से देखें जो फिजिक्स के उत्पत्ति को समझाता है, भौतिकी की दुनिया की उत्पत्ति को बताता है, जब आप 11th-12th में जाओगे तो आप एक्चुअल में गणित और फिजिक्स का सम्मिलन देखोगे, यूनियन देखोगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन का एक्चुअल अर्थ क्या होता है, वह बिंदु जहां से उत्पत्ति होती है। इसके बाद बाबू, जैसा कि हम अभी आपको बताया कि दाईं ओर जाएंगे तो सब प्लस में होते हैं, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा ये +1 होगा। सेम दूरी पर रखते हुए +2, +3, +4, +5 आगे बढ़ेंगे। और बोलोगे कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्या जरूरत है? भाई अगर ये नहीं आपके पास है तो फिर आपने गति चैप्टर फिजिक्स का कैसे पढ़ लिया? क्योंकि उसी गति चैप्टर में जब हम लोग पढ़ते हैं बाबू तो वेग, विस्थापन और चाल,
है ना। और जिस बंदे के पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि दाईं ओर जा रहे हो तो वैल्यू प्लस में हो रहा, वो कभी भी विस्थापन के लॉजिक को, जो अक्ष के लॉजिक को नहीं समझ रहे हैं, आपने विस्थापन के लॉजिक को कैसे समझा? और अगर समझ लिया तो उस वैल्यू को, फिजिक्स के उस वैल्यू को लाकर मैथ में इंप्लीमेंट करो, तभी ना बनेगा बाबू। तभी ना ये सम्मिलन है, यूनियन है इन चीजों का। साइंस, इसलिए इसे साइंस बोलते हैं संयुक्त रूप से। अब इधर गए तो प्लस हो गया, इधर आए तो माइनस 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 एंड सो ऑन। ऊपर चलते हैं बाबू, प्लस 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 प्लस, नीचे आएंगे माइनस 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 माइनस, -1 -2 -3 -4 -5। जनरली हम 1 2 3 4 5 लिखते हैं, क्योंकि आप मूल बिंदु से नीचे जा रहे हो, इसलिए आपको माइनस माइनस लिखना होगा, ठीक है। क्योंकि मूल बिंदु है तो मूल बिंदु का अपना एक वैल्यू है 0 0। अब ये क्या चीज है सर? देखो, इस ग्रीन वाले लाइन पर अगर हम हैं, इस ग्रीन वाले लाइन पर अगर टी यहां पे है, तो आप आसानी से बोल दोगे सर 1 2 3, सर आप तीसरे नंबर पॉइंट पर बैठे हुए हो, +3 पे हो। यहां पर अगर आप हो तो सर आप इस पॉइंट पर अगर आप हो तो 1 2 3, सर आप तीसरे नंबर पे टी बैठा हुआ है सर। सर आप यहां पर हो तो सर टी -4 पर बैठा हुआ है। तो तुम डायरेक्टली ऐसे बता सकते हो, लेकिन अगर वही टी इस पॉइंट पर होता, इस पॉइंट पर टी होता, तो अब टी के पोजीशन को तुम कैसे इल्यूस्ट्रेट करते, कैसे वजाहत करते, कैसे जाहिर करते? उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको सबसे पहले एक्स अक्ष मिलाना है, और उसके बाद किसको मिलाना होता है? वाई अक्ष को। ध्यान रखेंगे बाबू, पहले एक्स अक्ष को मिलाना होता है, फिर वाई अक्ष को। और ये जो एक्स कॉमा वाई बनता है ना, इसे ही बोला जाता है बाबू कोऑर्डिनेट, निर्देशांक। देखो अभी तो बात क्लियर होना चाहिए, ठीक। मतलब ये जो एक्स कॉमा वाई बना, अब जाकर के ये क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ठीक है सर, अभी हमको जानकारी मिल गया कि ये कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, एक्स कॉमा वाई से मिलेंगे। तो अब देखो टी के पोजीशन को सबसे पहले एक्स से देखा जाता है दूरी, देखो ध्यान से, पहले एक्स देखा जाएगा और उसके बाद किसको देखा जाएगा? वाई को देखा जाएगा, फिर वाई को देखा जाएगा। तो एक्स के सामने से 3, देखो 1 2 3, एक्स के सामने से 3 और वाई के सामने से 2। इसका मतलब 3,2 जो पोजीशन है, 3,2 जो पोजीशन है, वही पोजीशन किसका है? टी का। 3,2 पर है, ये निर्देशांक हो जाएगा। तो मूल बिंदु जो 0 0 है, इसका मतलब यह होगा कि अगर टी यहां बैठा है तो टी किसी भी दिशा में नहीं है। मतलब ना तो वो एक्स की दिशा में, क्योंकि इस पॉइंट से सभी का ओरिजिन होता है, इस पॉइंट से सभी का ओरिजिन होता है, इसलिए ये मूल बिंदु हुआ। और मूल बिंदु पर ना तो एक्स का कोई वैल्यू है ना तो वाई का, क्योंकि आप ठीक सेंटर में हो। बात समझ में आया ना? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो क्या होता है? 0 0 होता है। और किसी भी पॉइंट पर आप चले जाइए भाई, फिर सपोज कि आप यहां आ गए हो, टी यहां पर है, तो पहले एक्स मिलाएंगे, एक्स यहां हो गया। अब एक्स कौन सा वैल्यू है? 1 2 3 4। तो एक्स जो है, क्योंकि बाईं ओर है तो वो -4 है, और ये हो गया अपना वाई, ये हो गया 1 और 2, तो ये भी माइनस में है, तो -4 -2, ये निर्देशांक हो गया किसका? टी का। हमने ठीक है सर, ये बातें तो समझ में आ गई। अब एक और बात है बाबू, वो है अपने लोगों को पढ़ना होता है क्वाड्रेंट। इसे हम लोग पढ़ते हैं बाबू चतुर्थांश के रूप में। किस रूप में पढ़ते हैं? चतुर्थांश के रूप में। हम बोला ठीक है, वो क्या होता है वो भी बता दिया जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। ये देखिए, ये किसी भी समतल सतह को हम इस प्रकार से 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं। और भाई अपनी कॉपी को भी हम इस तरह से 4 भागों में बांट सकते हैं, कोई भारी बात नहीं। इसके बाद ये x हो गया बाबू, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया। बाबू 10th में भी ये टॉपिक है निर्देशांक, और इसीलिए आप इसको 9th में पढ़ रहे हो। यही बात लेकर के ना हम अपना कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज लाए हैं। जो बच्चे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, प्लीज जाइए और उन लेक्चर्स को देखिए सही से, और उसके बाद इस तीसरे लेक्चर पे आप आइए। तो बाबू ये जो सेक्शन है, देखो ये पहला हिस्सा बना, इसको दूसरा हिस्सा बोला जाता है, ये तीसरा हिस्सा बोला जाता है, और ये चौथा हिस्सा बोला जाता है। सर इसी से 1 क्यों? बाबू एक एक प्रारूप होता है, एक तरीका होता है कन्वेंशनल, मतलब शुरू से चलते चला आ रहा है। तो जब इसकी गिनती शुरू हुई तो इसे 1 बोला गया, इसे 2, इसे 3, इसे 4। या ये मान लो
कि ये वाला हिस्सा जो है ये प्लस का है, इसलिए इसको पहले 1 बोल दिया गया। कौन सा हिस्सा प्लस का है? ये वाला। क्यों बोला जा रहा है? ये जो रीजन है, ये जो रीजन यानी क्षेत्र जो है, वो x के प्लस और y के प्लस वाले, ऊपर में प्लस होता है ना, तो ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ये x के प्लस और y के प्लस से घिरा हुआ क्षेत्र है। सही बोल रहे हैं ना? यहां पर मेरा x का प्लस और y का प्लस घिरा होता है। तो इस रीजन में अगर कोई निर्देशांक होंगे तो उसका दोनों ही पद किस में होगा? प्लस में होगा। अब इस रीजन को देखो बाबू, इस रीजन में बाबू मालूम है ना, पहले x का नाम लिया जाता है फिर y का। इस रीजन में मेरा x जो होगा, देखो ये येलो वाला क्षेत्र कब बना? इस x के वजह से और इस y के वजह से। तो ये वाला x तो माइनस है बाबू, प्रीवियस स्लाइड में बात किया। अरे यार डरा दिए तुम हमको। अतिथि अचानक ही आते हैं, डर गए अचानक से बाबू। हम देखे ना ऐसे मुड़ करके सामने में, अरे बाप रे। तो ये जो रीजन है ये इस माइनस और इस प्लस के वजह से बना। और पहले हम x का नाम लेते हैं, आपको तो पता ही है, फिर y का नाम लेते हैं। तो x मेरा नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है, यानी माइनस प्लस से बनेगा। फिर आते हैं इस रीजन की बात करते हैं। अब ये जो रीजन बन रहा है ये इस वाले x यानी माइनस और इस वाले y यानी वो भी माइनस के वजह से बन रहा है। ठीक है, इस वजह से इसका जो रीजन है वो दोनों माइनस माइनस होगा। और ये वाला जो क्षेत्र बना है बाबू, ये वाला जो क्षेत्र बन रहा है ये वाला, इसमें x मेरा प्लस में और y मेरा माइनस में है, ये उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहां पर x मेरा प्लस में और y मेरा माइनस में होगा। तो बेसिकली जो जानकारी हमको मिला यहां पर वो ये मिल रहा है कि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, वहां पर x भी प्लस होगा और y भी प्लस होगा। जो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, वहां पर मेरा x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा। और इस बात का ख्याल रखेंगे कि पहले x लिखा जाएगा फिर y आते हैं। जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ध्यान रखो बाबू, जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट होगा वहां मेरा x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव ही होगा। जो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ चौथा चतुर्थांश में, वहां मेरा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होगा। फिर होता क्या है बाबू इस टॉपिक में, जो ये बात अभी हम आपको बताया, कोई भारी बात नहीं है, आप पढ़े होंगे, आपको या तो हमसे पढ़े हो तो हम पढ़ाए होंगे, या जिस टीचर से भी आप पढ़े होंगे उन्होंने आपको अब तक ये सब बता दिया होगा। तो होता क्या है इसमें कि जनरली आपको कोई वैल्यू दे देंगे, लाइक 3-6। अब बोलेंगे बताइए ये किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में बैठे पड़े हैं। तो आपको देखना है कि आपका x जो है वो पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव है। x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो आप देखोगे कि मेरा x पॉजिटिव और y नेगेटिव, यानी ये रीजन है, यानी ये निर्देशांक जो होंगे वो कहां बैठे हुए होंगे? फोर्थ क्वाड में। 0-0 ये कहां होगा? बोलोगे सर ये किसी खंड में नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सेंटर में होंगे क्योंकि ये मूल बिंदु है सर। अब अगर आपको बोल दे कि बताओ 3,0 कहां होगा, तो 3,0 जो है, देखो बाबू यहां पे x बराबर 3 है प्लस में, y तो मेरा 0 है, तो इसका मतलब यहां x अक्ष है, y अक्ष नहीं है, y 0 है, 0 का मतलब नहीं है। तो किसी भी अक्ष का वैल्यू होगा, सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस पॉइंट को आप क्या पढ़ोगे? इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे 3,0, इस पॉइंट को पढ़ेंगे। अब अगर रेखा पर कोई बिंदु हो जाए, वो तो किसी क्वाड में नहीं गया, तो आप जवाब दोगे कि 3,0 किसी अक्ष पर है। अगर आपके पास -4,0 हो जाए तो x बराबर क्या हो गया बाबू? -4। तो -4 कहां होंगे? -1, -2, -3, -4, ये हो गया सर -4। तो -4, अब y क्या है? 0, फिर से 0 हो गया, तो y है ही नहीं उसके पास, तो ये पॉइंट -4,0 है। बताइए -4,0 कहां होगा? तुरंत जवाब देना है कि -4,0 भी x अक्ष पर ही होगा, अक्ष पर होगा, किसी चतुर्थांश में नहीं होगा। उसी तरह से अगर ये पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पर हो, तो वो अक्ष पर होंगे। x अक्ष पर है तो y अक्ष 0 होगा, y अक्ष पर है, पर y अक्ष पर है तो x का मान 0 होगा,
और इससे यह बात साबित हो जाएगा कि किसी भी अक्ष पर, पॉइंट पॉइंट नोट करेंगे, किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है। बात ध्यान में रहेगा। और उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक, क्योंकि अभी दूरी सूत्र वगैरह है, अगर मेरे द्वारा सेट किए गए क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे मजे से एकदम। चलिए सर शुरू किया जाए कार्यक्रम। तुलजा सिम सिम, चलिए ठीक है। अभी देखो मूल बिंदु के निर्देशांक, अभी जस्ट हम आपको पढ़ाए ना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है सर, मूल बिंदु का निर्देशांक तो 0 0 होता है, तो उसका एक्स वैल्यू क्या हो गया सर, वो भी 0 हो गया। मूल बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु 0 0 होता है, इसका एक्स भी 0 होगा, तो वाई भी 0 ही होगा। बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी, देखो बाबू, बिंदु 2, 3 की एक्स अक्ष से कितनी दूरी होगी, अगर ये एक्सिस है, और ध्यान से बाबू, क्योंकि हम अभी फिर से आपको समझाए हैं इसलिए हम इतना टाइम ले सकते हैं। 2, 3 कहां पर होगा, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन समझा देते हैं तो हमको लग रहा है कि हम क्लियर कर देंगे। तो 2, 3 अगर हम दिखलाना चाहें तो यहां पर सपोज 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 2, 3 ये जो बिंदु है ये 2, 3 होगा। पूछोगे सर कैसे होगा भाई, अगर ये सवाल पूछ रहे हो तो इसका मतलब आप ग्राफ भी नहीं जानते होगे। अगर नहीं जानते हो तो कमेंट में बताओ कि सर हमको ग्राफ नहीं पता है, ताकि हम ग्राफ पर भी आपका 2-3 लेक्चर बता सकें। याद से बाबू, तो अब 2, 3 है, यानी x के सामने से 2, y के सामने से 3, यही मतलब होता है। तो x के सामने से 2 और y के सामने से 3। प्रश्न कहता है कि 2, 3 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। देखो ध्यान से, ये x है, ये y है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक होता है। स्केल ला करके तुम जब ये लंबाई नापोगे इस बिंदु की, यही ना x अक्ष है, x अक्ष से इस बिंदु की दूरी यही निकलेगी, ये लंबाई स्केल से नाप के देख लेना बाबू। और ये लंबाई किसके बराबर होगा, ये देखो इसके बराबर। और ये क्या है, ये है सर y निर्देशांक, है ना y निर्देशांक। तो x अक्ष से जो दूरी निकालने पूछे तो y निर्देशांक बता दो, और y से दूरी बोले तो x बता दो। तो x से दूरी बोला तो y होगा, यानी 3 इसका आंसर हो जाएगा। सही। अच्छा ऐसा करते हैं, इसके बाद हम इधर बता देते हैं, क्योंकि इसको ऊपर करेंगे तो ये मिट जाएगा। इसलिए यदि किसी बिंदु का भुज और भुजा नहीं बाबू, भुज और कोटि दोनों धनात्मक है, यानी x और y, भुज और भुज और कोटि x और y होते हैं, तो x और y दोनों धनात्मक अगर हो तो वह बिंदु कहां होगा। अभी हम बात कर चुके हैं, x और y दोनों धनात्मक कहां होता है, फर्स्ट क्वाड में, तो ये आंसर होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है, चतुर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चतुर्थ में x मेरा प्लस में, y मेरा माइनस में होता है, तो प्लस माइनस। सही है क्या। मूल बिंदु का नियामक इनमें से कौन होगा, नियामक मींस निर्देशांक। ये देखिए मूल बिंदु का 0 0 होगा। ठीक है सर, यहां पर चलिए आगे बढ़ते हैं सर। उलझा सिम, चलिए सर आगे बढ़े। ये वाला बताए थे, यहां पर आते हैं। कह रहा है ये, हाँ, बिंदु 4-6 की y अक्ष से दूरी, y से दूरी निकालनी है। देखो ध्यान से, x से दूरी नहीं बोला, y से दूरी, तो y से दूरी x निर्देशांक होगा 4। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन भी आ गया। बिंदु 5-3 किस चतुर्थांश में होगा बाबू, दोनों वैल्यू प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा। बिंदु 8-9 किस चतुर्थांश में होगा बाबू, पहला वाला प्लस है दूसरा वाला माइनस है, इसका मतलब ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, फोर्थ क्वाड में होगा। बिंदु -5-2 किस चतुर्थांश में, x मेरा नेगेटिव है, y मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ये सेकंड क्वाड में होगा। सेकंड क्वाड में x मेरा नेगेटिव होता है, y मेरा पॉजिटिव होता है। लेक्चर के शुरुआत में बात हो गया, सेकंड क्वाड में होगा। एक बिंदु x अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर है। एक बिंदु है बाबू, एक बिंदु है जो x एक्सिस, ये x है, इससे 6 इकाई की दूरी पर है, यानी कि इसके सामने से कौन से पॉइंट पे मिल रही होगी, 6 पर। x अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर, और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। देखो ध्यान से, एक बिंदु, ये तो मिटाना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि हम तुरंत समझाने लग गए थे। एक बिंदु x अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर है और y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है, तो ये हुआ y का ऋणात्मक, पता है ना। 6 इकाई की दूरी, ये x एक्सिस हुआ। अब इससे दूरी निकालते हैं, पहली इकाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ये छठी, ये हो गया 6 इकाई की दूरी पर है, ऋणात्मक दिशा में है। बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी वो बिंदु यहां है सर, यहां है वो बिंदु, x एक्सिस से, ये x है ना, x से 6 इकाई की दूरी पर बैठा हुआ है।
इसका निर्देशांक क्या होगा? क्योंकि किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है तो x तो यहां पर 0 होगा और y का वैल्यू क्या होगा बाबू? -6, क्योंकि आप माइनस में आए हो तो 0, -6 होगा। दो बिंदु P और Q के नियामक क्रमशः दिया हुआ है, तब भुज Q माइनस भुज P का मान क्या होगा? भुज भुज किसे बोलते हैं? x वाले को। भुज Q माइनस भुज P का वैल्यू क्या होगा? भुज Q, ये Q का भुज कौन है? -3, और भुज P का भुज क्या है? -3। दोनों का अंतर बताना है तो भुज Q का वैल्यू है -3, फिर ये माइनस का निशान है तो माइनस लगा दिया। भुज P का वैल्यू है -3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो -3 + 3 = 0। तो आंसर क्या निकल कर आया? ए। देख लो बाबू, आगे बढ़ते हैं सर। सॉरी 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 सॉरी, आगे बढ़ा जाए सर। चलिए सर, अगला टॉपिक है बिंदु, तो हो गया सर। यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो x बराबर, अच्छा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो x हमेशा प्लस में होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में तो x तो नहीं होगा क्योंकि x मेरा प्लस में होता है, y मेरा माइनस में होता है। यहाँ y ये नहीं होगा, ये हो सकता है सर क्योंकि y मेरा यहाँ नेगेटिव है, और चतुर्थ चतुर्थांश में y मेरा किसमें होता है बाबू? नेगेटिव होता है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं सर? उसको मूल बिंदु बोलते हैं। बिंदु 3 0 कहां पर स्थित होगा? 3 0, 3,0, x का 3 y 0, ये तो हो गया x अक्ष पर। यहां ये सर बिंदु 2 -3 और -3 2 किस किस चतुर्थांश में होगा? 2 -3, यहाँ x प्लस में है y माइनस में है सर, ये फोर्थ में होगा। यहां पर x मेरा माइनस है, y मेरा प्लस है सर, ये सेकंड क्वाड में होगा। तो किस किस चतुर्थांश में होगा? पहले इसका पूछा है बाबू, तो चतुर्थ, और ये दूसरा है तो द्वितीय, तो चतुर्थ एवं द्वितीय में होगा, ये सही आंसर है। समान चिन्ह वाले भुज और कोटि किस किस चतुर्थांश में स्थित है? समान चिन्ह वाले भुज, समान चिन्ह वाले, देखो भाई, पहले वाले में दोनों प्लस में, दूसरे वाले में माइनस और प्लस, तीसरे वाले में माइनस माइनस, और चौथे वाले में प्लस माइनस, यही होता है ना? बोलो ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन है समान चिन्ह वाले भुज और कोटि किस किस चतुर्थांश में है? समान चिन्ह, ये देखो, पहले वाले में दोनों x भी प्लस में और y भी प्लस में, भुज कोटि दोनों समान। दूसरे वाले में, यहां तीसरे वाले में, भुज और कोटि दोनों क्या हो गए? समान हो गए। तो प्रथम और तृतीय में यह संयोग बनता है, प्रथम और तृतीय में यह संयोग बनता है कि भुज और कोटि दोनों क्या हो जाते हैं? एक जैसे हो जाते हैं। यदि नियामक x y बराबर y x, तब क्या होगा? तब x बराबर y होगा और y बराबर x होगा, x बराबर y हो जाएगा। अगर कोई कोऑर्डिनेट ऐसा हो कि x, y 3,2, 3,2 बराबर हो जाए 2,3 के, अगर ऐसा संयोग बन रहा हो तो 3 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, यही ना मतलब हो जाएगा। अब 3 और 2 को अगर डिजिट लोगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं है। बड़ा छोटा का तो सवाल ही नहीं है, बड़ा छोटा का तो सवाल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। तो मैथमेटिकली क्या संयोग बन रहा है सर? मैथमेटिकली अगर एक्स वाई वाई एक्स के बराबर हो, जो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर ऐसा हो जाए तो एक्स वाई के बराबर होगा और वाई एक्स के बराबर होगा, बस ऐसे ही संयोग बनता है। संयोग बनता है, मैथ नहीं बनेगा, संयोग बनेगा। हम फिर से बोल रहे हैं, बिंदु ए 2 4 और -2 4 की स्थिति इनमें से कौन होगी? बिंदु 2 4 जो होगी ये प्रथम चतुर्थांश में होगी, और -2 4 की, अच्छा, चतुर्थांश के रूप में नहीं बताना है तो फिर डिजाइन देना पड़ेगा। 2 4 जो है वो फर्स्ट क्वाड में होगा और -2 4 जो है वो सेकंड क्वाड में होगा। सर आपको कैसे मालूम? बाबू ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, बाबू ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये सेकंड में होगा, ये फर्स्ट में होगा। बट अब हम ऑप्शन देखते हैं। एक्स अक्ष पर होगा, सवाल ही नहीं है। अगर एक्स अक्ष पर होता तो वाई को 0 होना होता। एक्स अक्ष के एक ओर होगा, ये एक सही जवाब है। एक्स अक्ष के एक ओर दोनों हैं, दूसरी ओर नहीं गए, दो ओर हो गए ना। एक्स अक्ष के एक ही ओर दोनों हैं, -2 4 भी और 2 4 भी। वाई अक्ष के बटे हुए हैं, बट एक्स अक्ष के एक ओर, ये पूरा एक ओर होगा एक्स अक्ष का, ये पूरा दूसरा ओर होगा, तो एक्स अक्ष के एक ही ओर में ये बैठे हैं, तो ये सही जवाब इसका होगा। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, हाँ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ते हैं भाई। वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर, ठीक है सर, आइए ना। वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा पर डी, ठीक है, अच्छा ऑप्शन पढ़ रहे थे तो ठीक है। बिंदु -3 4 किस चतुर्थांश में होगा? तुम संभालो। एक्स अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का कोटि इनमें से कौन होगा? 0। एक्स अक्ष पर स्थित
जितने भी बिंदु हैं उसका y वैल्यू क्या होगा, 0। हम आपको बताए थे ना, किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यहां देखिए बाबू, दो बिंदुओं का भुज समान है, उनकी कोटि अलग अलग है, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, ध्यान रखोगे। दो बिंदुओं का भुज समान है, कोई भी दो पॉइंट है बाबू, उसका एक्स वैल्यू समान है, जैसे 2 3 हो गया और एक हो जाएगा 2 8, मान लेते हैं। भुज समान कोटि अलग अलग, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। अब इसके बीच की अगर हमको कोई दूरी निकालने बोले तो दोनों के कोटियों को आपको क्या कर देना होगा, बीच की दूरी कैसे निकालोगे, दोनों के कोटियों को हम जोड़ देंगे और क्या करेंगे, बस बात खत्म हो जाती है। चेक कर लेते हैं, दूरी सूत्र इसके लिए आता है बाबू, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये तरीका है उसको बनाने का। तो इसका तो खत्म कर दीजिए, 8 में से 3 गया, 8 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोनों के कोटियों का अंतर, अंतर कोटियों का अंतर। तो कोटि का अंतर क्या निकलेगा भाई, देख लो भाई, 8 - 3 5, 5 का स्क्वायर 25, रिजल्ट क्या आएगा 5। तो बेसिकली पता चला दोनों के कोटि का अंतर, वही आंसर होगा। हम अभी योग बोल दिए थे, दोनों के कोटियों का अंतर। ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़ोगे, हाँ ये फॉर्मूला आप क्लास 10th में पढ़ोगे, बट फिलहाल आप ये जान लो कि दो ऐसे निर्देशांक हो जिनके भुज समान हो, तो उनके कोटियां अलग 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 हो, तो उनका उनके बीच की दूरी जो होगी वो उनके कोटियों का अंतर होगा। इतना फिलहाल जान सकते हैं आप, है ना। ओह, लेक्चर को लेकर चलते हैं हम लोग। और बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ था क्योंकि लाइट कट जाता है यहाँ, और जब यहाँ लाइट कटता है तो इंटरनेट भी शट डाउन हो जाता है। खैर कोई बात नहीं है, हालात से हम सब बंधे हुए हैं, सिचुएशन से हम सब बंधे हुए हैं, और इसमें इंटरनेट वाले का दोष नहीं है, लाइट वाले का दोष नहीं है, परिस्थितियां ऐसी हैं। और एक टाइम था जब यहाँ लाइट भी नहीं था, तो आज इतना है अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट वगैरह इतना तो है ही कि हम पढ़ा रहे हैं, आप हमको सही सही देख पा रहे हैं, वरना नहीं रहता। तो कुछ नहीं से कुछ बेहतर हुआ है और समय के साथ बेहतर होगा। आप लोग किसी अच्छे पोजीशन पे जाएं, अच्छी कुर्सियां आप लोग ले लें, तो इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएगा सब कुछ। और हम लोगों का, टीचर लोगों के हिसाब से देखा जाए बाबू, तो हम लोगों का क्या रहता है, यही प्रे रहता है कि सब ठीक ठाक रहे, इंशाल्लाह आप लोग जाएं आगे बढ़ें। यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है तो वह बिंदु कहाँ स्थित होगा। अगर बिंदु का कोटि शून्य है यानी y वाला वैल्यू शून्य हो जाए तो वो बिंदु x एक्सिस पर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x। अच्छा एक और हम एक बात पहले कह दें, ये जो भुज और कोटि का जो सिनेरियो है ना, ये हम अक्सर भूल जाते हैं कि भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं। मतलब कि हिंदी वाला जो है, भुज जो होता है वो वाई एक्सिस से दूरी को बताते हैं, यानी एक्स को कहते हैं। उस तरह से कोटि जो होता है वो वाई को कहते हैं, लेकिन हम कई बार मिस्टेक कर देते हैं इस बात को समझने में, क्या पता अब ये मिस्टेक कर रहे हो, तो वो आप अपने से समझ जाइएगा। ये वाला क्वेश्चन हम समझाए थे बाबू कि दो बिंदुओं, अभी मीन्स कि अपने लेक्चर में समझाया है कि दो बिंदुओं का भुज समान है तो उनकी कोटि भिन्न हो, भुज समान कोटि भिन्न, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। तो हम यहाँ पर बाबू अभी थोड़ा देर पहले, एक मिनट, अभी हाँ यही तो शायद यही लेक्चर चल रहा था ना, ठीक ठीक ठीक। तो अभी थोड़ा देर पहले हम, अरे भाई लिखेंगे कैसे, कलम वलम है कुछ, कैसे लिखेंगे हम। ये अच्छा काम करते हो यार। हाँ, तो इसको लिखने का तरीका बाबू, दूरी सूत्र के लिए डी जो होता है ना वो रूट के साथ, डी डी ऐसी काम करता है, वो कहता है बाबू कि x1 - x2 का होल स्क्वायर कर दीजिए एंड प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ये होता है दूरी सूत्र। अब मान लेते हैं कि कोई भी दो बिंदु है बाबू, एक बिंदु है 6,3 और दूसरा बिंदु है बाबू 6,5। अब ये दो बिंदु है, इसके बीच की दूरी क्या होगी। ये पहला निर्देशांक है जिसका नाम x1 रखना होगा, ये y का पहला निर्देशांक है तो ये y1 होता है, ये दूसरा है तो ये x2, और ये y का दूसरा है तो y2। तो x1 - x2 में ये तो खत्म हो जाता है, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि भुज समान है बट कोटि डिफरेंट है, कोटि डिफरेंट है 3 5, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 2। तो बेसिकली रिजल्ट जो आता है, चेक कर लेते हैं ना, x1 - x2 करोगे तो 6 में से 6 चला जाएगा, ये तो खत्म हो गया। y1 - y2, चाहे तुम 3 में से 5 घटाओ या 5 में से 3 घटाओ, वैल्यू या तो 2 मिलेगा या तो -2 मिलेगा। और अगर 2 मिला है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 4, और 4 का रूट वैल्यू 2 ही मिलेगा। -2 का स्क्वायर भी करोगे बाबू तो रूट में 4 मिलेगा, और 4 का वैल्यू क्या मिलने वाला है, बेसिकली मिलेगा तो 2 ही ना। इसका मतलब कि अंतर जो होगा कोटियों का अंतर होता है, इसलिए आंसर ये हो गया था। और लास्ट क्वेश्चन था
जो अपने लेक्चर के दौरान अभी आया था कि यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य हो जाए तो वो बिंदु कहाँ होगा। इट इज ऑब्वियस कि अगर किसी का कोटि यानी y 0 हो जाए तो वो हमेशा ही एक्स एक्सिस पर होगा। हम अपने लेक्चर के दौरान भी ये बात बताए, किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, 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 आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ ज्यादा बढ़ गए आगे? नहीं, ठीक है। फिर हम वो तो हो चुका। 30 नंबर, अक्षों पर स्थित तथा मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी। पहला बात तो ये आप समझ लो कि अक्ष पर स्थित होगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। ये एक्स का नेगेटिव है और ये वाई का नेगेटिव है। कह रहा है कि अक्षों पर स्थित, एक बात तो तय है अक्ष पर होगा। अक्षों पर स्थित तथा मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदुओं के नियामक कौन होंगे। अक्ष पर होना चाहिए और मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, 4 इकाई की दूरी। ये हुआ मूल बिंदु। मूल बिंदु से 4 इकाई इधर भी हो सकता है, मूल बिंदु से 4 इकाई इधर भी हो सकता है। भाई दूरी ही तो बताना है, दाईं ओर के लिए प्लस, बाईं ओर के लिए माइनस। 4 इकाई ऊपर भी हो सकता है, ऊपर के लिए प्लस, और उसी का उल्टा 4 इकाई पीछे भी हो सकता है तो -4। इन सब का अक्षों पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के नियामक क्या होंगे। इसका नियामक क्या होगा। देखो क्वेश्चन ऐसा सेट है बाबू, ये ऐसा सेट किया गया है क्वेश्चन कि बच्चे का सारा तरह से प्रैक्टिस हो जाए, और यही मेरा टॉपिक भी था। क्या देख रहे हो, हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर। इसका मतलब क्या होता है कि हम जो कुछ भी पढ़ लिए हैं वो सीख जाएं, और अगर कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है, छिपा हुआ है, तो वो भी क्लियर हो जाए। यही ना मतलब होता है कॉन्सेप्ट बूस्टर का। तो इसीलिए हम आपके सामने लेकर चले आए। अब इसका पॉइंट जो बनेगा बाबू वो 4,0, इसका बनेगा बाबू 0,4। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस पर है तो एक्स एब्सेंट, ये एक्स एक्सिस पर है तो एक्स का तो वैल्यू होगा वाई एब्सेंट, ये वाई एक्सिस पर है तो एक्स एब्सेंट, वाई का वैल्यू -4। यही इसके निर्देशांक बनेंगे। तो आप इसमें से देख लो, 4 0 हो सकता है, 0 4 नहीं हो सकता। 0 जब भी होगा तो -4 के, और सॉरी 0 4 तो होगा, सही बात है। अगला -4 0 है, -4 0 और 0 -4, तो यही तो हो गया, पहले ही हो गया। -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थित है बाबू। दोनों वैल्यू नेगेटिव है, ये थर्ड क्वार्ट का है। 3 -1 किस चतुर्थांश में होगा, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, ये फोर्थ क्वार्ट की कहानी होगी। -2 4 किस चतुर्थांश में स्थित है, पहला माइनस है दूसरा प्लस है, ये सेकंड क्वार्ट की कहानी होगी, कहानी होगी। और उसके बाद बिंदु 1 2 में भुज का मान क्या होगा। भुज का मान क्या है भाई, 1 2 में भुज 1 है। उसके बाद बिंदु 4 -6 में कोटि कौन है, तो -6 है। अगर हम भुज और कोटि सही नाम ले रहे हैं तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं सर। अब आ जाइए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिफाइन किए हुए हैं, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमको लगते हैं कि ये बच्चों को जानना चाहिए, ये आपके प्योर प्योर एनसीईआरटी का है, प्योर एनसीईआरटी का है। ठीक, हाँ बाबू, एग्जाम्पल्स विद एग्जाम्पल्स हैं ये, एग्जाम्पल्स के साथ हैं सर। ये हो गए विद एग्जाम्पल्स, तो भूल से भी बाबू कोई कोताही नहीं। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए बिंदु को तल पर आलेखित करो। -2 4 को दर्शाओ कि वो कहां पर होंगे। तो ये आपको ग्राफ सिखा रहा है, एक्स का वैल्यू अक्ष सही से लेना पड़ेगा। तो ऐसा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लग रहा था ना हम कोई और एप्लीकेशन पे, इसलिए ऐसा हुआ। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग सीख गए हैं। ठीक, तो अक्ष बनाना पड़ेगा हम लोगों को। ये बन गया अक्ष, ठीक है। -2 4 दिखलाना बाबू, ये तो अपना x हो गया, ये अपना y हो गया, पता है ना। अब देखो यहां पर ये 1 2 3 4 ऐसे होते हैं, ये -1 बराबर दूरी के साथ ग्राफ की कॉपी पे हम लोग इसे बनाते आए हैं। अगर आपको ग्राफ सीखना है तो आप कमेंट करेंगे कि सर हमको एक विशेष लेक्चर ग्राफ पर चाहिए, तब हम जरूर बनाएंगे समय निकाल करके। संडे को हम जरूर समझा देंगे, आप एकदम समझा देंगे यार, यही तो काम है। और ये काम ऐसा है जिसमें मजा भी आता है समझाने में, पढ़ाने में। और बाबू रिजल्ट भी अच्छा हो तो अच्छा लगता है, बेस मजबूत होगा। 10th में आप जाओगे, हमसे पढ़ो या किसी भी टीचर से पढ़ो यार, लेकिन 10th में जाओगे तो तुमको भी पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने वाले को भी मजा आएगा। -2 4, तो एक्स के जगह पे -2, वाई के जगह पे 4, ये आ गया। ये आ गया कौन सा पॉइंट, -2, -2, अरे यार
क्या हो गया तुमको, -2, 4। ओफो, -2, 4। फिर है 3 - 1, एक्स के सामने से 3, वाई के सामने से -1, ये पॉइंट बना 3 और -1। कोई पीडीएफ ऐसा होता है ना, ओपन ही नहीं होता, या कोई लिखने उखने के लिए सही देता ही नहीं है। -1, 0, एक्स बराबर -1, वाई बराबर 0, बिल्कुल अक्ष पर -1, 0, क्योंकि इसमें वाई वैल्यू जो है वो 0 है। 1, 2, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2, ये आ गया सर 1, 2। इसके बाद क्या है, -3, -5, एक्स के जगह पे -3, वाई के जगह पर यहां पर होगा -5, इसके सामने से आ जाइए, -3 के सामने से इधर से, -5 के सामने से इधर से, तो ये हो जाएगा -3 और -5। अगर ये कर पाए तो तुम 2 नंबर लेकर के चले गए। सिर्फ 2 नंबर के लिए इतना छोटा सा काम। अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित करें। सेम चीज फिर से, निम्न आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति है और देख के लिखना है। बी के निर्देशांक, ये देखो बी, यही है ना बी, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो बी का जो निर्देशांक है, हम इसको थोड़ा जूम कर दें क्या, नहीं ठीक है दिख जाएगा। बी का निर्देशांक, पहले एक्स ढूंढेंगे, तो एक्स के सामने से बी जो है वो -5 पर है, और वाई के सामने से ये 2 पर है। बाबू हम आपको लेक्चर में बताया है कि एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो ये -5, 2 होगा। तो बी का जो निर्देशांक निकल कर आया वो क्या हो गया, -5, 2। सी का निर्देशांक देखो बाबू, सी कहां पर है, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। सी का निर्देशांक, ये सी है बाबू। तो पहले हमको एक्स बताना पड़ेगा, एक्स के सामने से ये 5 हुआ, और वाई के सामने से ये -5 है, तो ये सी का निर्देशांक हो गया 5, -5, 5, -5। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, कौन सा बिंदु -3, -5 पर है। तो -3, -5 का मतलब है कि x होगा -3 और y होगा -5। x होगा -3, ये देखिए, और y होगा -5। वो कौन सा बिंदु है, E। तो वो बिंदु हो गया, पहचाना गया बिंदु कौन है, E। निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, x बराबर 2, y बराबर -4, x बराबर 2 और y बराबर -4, वो कौन सा बिंदु है सर, वो है G। D का भुज, अब D का हमको भुज, D है कहां, यहां, इसका x पॉइंट क्या है, 6, तो D का भुज हो जाएगा 6। बिंदु H की कोटि, H H H H H कहां पे भाई, H का ये हो गया भुज, ये हो गई कोटि, -3, तो -3। बिंदु L के निर्देशांक, L कहां है, C हो गया, M हो गया, H हो गया, E हो गया, कहां है भाई, हाँ यहां है सर L। इसका निर्देशांक बताना है भाई, ये होंगे x बराबर, ये होगा x बराबर 0 और y बराबर 5, तो ये होगा 0, 5 होगा ना बाबू, क्योंकि वो y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर x पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु M के निर्देशांक क्या होंगे, क्योंकि ये x पर है तो x होगा, और y यहां पर एब्सेंट होंगे, क्योंकि सर आपने बताया है किसी भी अक्ष पर दूसरे वाले अक्ष का वैल्यू 0 होता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। और क्वेश्चंस खत्म, इसमें दीर्घ उत्तरीय नहीं पूछा जाता है एग्जाम में भी, इसीलिए, और खत्म हो गया, हो गए खत्म। और आप जानते भी होंगे कि अपने एनसीईआरटी में ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, तो निर्देशांक ज्यामिति में इसीलिए आप देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन यहां हम भी सेट किए ही नहीं है, और है भी नहीं। सही है बात। उम्मीद करते हैं कि आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर होगा। दिलचस्प बात यह रहेगी कि वहां हम लोग वो लेक्चर को 2 भाग में बांटना पड़ेगा, जहां हम विलोपन विधि, जहां हम प्रतिस्थापन विधि, ध्यान रखिएगा बाबू 10th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस वहां हमको ग्राफ भी समझना होगा। इसके अलावा मेरे कुछ बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस के लिस्ट भी वहां अवेलेबल होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल ऐसे ही अल्टरनेट डे पर आपके लिए अवेलेबल होगा। आज जो ये वीडियो अवेलेबल हो रहा है, आप जो ये देख रहे हैं, आज 8 तारीख है, तो 2 दिन के बाद यानी कि 10 तारीख को आपको नेक्स्ट लेक्चर 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मिलेगा। उम्मीद है आपको मेरा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर करो और नोट्स बनाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।